नमस्कार साथियों, प्रिय मित्रों और साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, हमारे महात्मा गांधी या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आज का, और इससे जुड़े हुए महात्मा गांधी जी के ऊपर जुड़े हुए तमाम तथ्यों पर हम बात करेंगे कि उनसे संबंधित जितने बनने वाले सवाल हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और महात्मा गांधी ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इतने फेमस हुए थे, तमाम सवाल, ऐसे कौन कौन से कार्य किए थे गांधी जी ने अपने जीवन में, ऐसी कौन कौन सी किताबें लिखी थी गांधी जी ने, ऐसे कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उत्तम है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को, ये आपको पता है कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को पोरबंदर, काठियावाड़, पोरबंदर नामक स्थान है, और ये काठियावाड़ जगह गुजरात के अंदर, कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अंदर, काठियावाड़ नामक स्थान गुजरात के अंदर हुआ था इनका जन्म। और इनका जो प्राइमरी स्कूल है, इन्होंने प्राइमरी स्कूल वहीं पर अध्ययन किया था। कहाँ पर अध्ययन किया था? पोरबंदर के अंदर ही किया था। और कब किया था? 1876 में। ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, और उसके बाद वहीं पर इन्होंने प्राइमरी स्कूल अध्ययन किया था। अब देखिए, इनकी बचपन में ही, छोटी सी अवस्था में ही इनकी सगाई हो जाती है। किससे हो जाती है? कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से इनकी सगाई हो जाती है। और उसके बाद 1881 ईस्वी में ये राजकोट के अंदर हाई स्कूल में अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। हाई स्कूल के अंदर, राजकोट के अंदर अध्ययन करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र के अंदर, इनकी उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पहली बात तो हमारा सवाल आता है कि कस्तूरबा गांधी कौन है, तो इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। तो 1883 ईस्वी में 13 साल की उम्र में इनकी कस्तूरबा गांधी से विवाह हो जाता है। और 1885 ईस्वी में 63 वर्ष की उम्र में, आयु में, इनके पिता का निधन हो जाता है। इनके पिता का निधन हो जाता है, और उनकी पिता की आयु क्या होती है? 63 वर्ष, 63 वर्ष। उसके बाद 1887 ईस्वी में ये मैट्रिक उत्तीर्ण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये मैट्रिक पास कर भावनगर, जो गुजरात का इलाका है, भावनगर के अंदर एक समलदास नाम की कॉलेज है, उसमें प्रवेश किया। फिर एक सत्र के बाद यहाँ से कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। और उसी समय, उसके बाद इनके 1888 ईस्वी में प्रथम पुत्र की इनकी क्या होती है? प्राप्ति होती है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनके पुत्र कितने थे? तो इनके पुत्र 4 पुत्र थे। कितने साथियों? 4 पुत्र थे। बहुत ही। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 4 पुत्र होते हैं। उसके बाद ही, इसी प्रथम पुत्र के बाद ये क्या करते हैं? बाद में अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ रवाना हो जाते हैं? इंग्लैंड। वकालत पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, यानी वकालत पढ़ाई पूरी कर वापस देश लौटते हैं। कब वो लौटते हैं? 1891 ईस्वी में। उसी समय इनकी माता पुतलीबाई का भी निधन हो जाता है। माता पुतलीबाई का निधन हो जाता है। कब? बम्बई, राजकोट में ये फिर वकालत करते हैं। इनकी बम्बई, राजकोट में क्या करते हैं? वकालत करते हैं। उसके बाद इनको पहली केस के रूप में, सिलसिले के रूप में 1893 ईस्वी में, यानी जब वकालत करके आते हैं उसी सिलसिले में 1893 ईस्वी में इनको भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की मांग पर एक केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया पहुँचे, और वहाँ उन्होंने सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। इनको बहुत सारा रंग भेद का सामना करना पड़ा। और ये 1893 ईस्वी में कहाँ जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। और एक कंपनी है, उस कंपनी के सिलसिले में वहाँ पर अब्दुल्ला नाम की कंपनी है, उसी के सिलसिले में, व्यवसाय में वहाँ केस लड़ने के लिए जा रहे हैं। राजधानी प्रिटोरिया है, वहाँ पहुँचे, और सभी प्रकार के जो रंग भेद थे, काले और गोरों का भेद था, उसका भी ये उन्होंने सामना किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1894 ईस्वी के अंदर, 1894 ईस्वी में रंग भेद का सामना करने लगे, वहीं रहकर समाज का कार्य भी करने लगे, और वकालत का फैसला भी किया, यानी वकालत भी करने लगे, साथ साथ में वहाँ पर काले और गोरों का भी जो था उनका भी प्रयास करने लगे। अब आपको पता होगा कि उसी समय हमारे भारत में 1885 के अंदर
1885 ईस्वी के अंदर हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, यानी इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, ये आपको पता होगा। और इसके बाद 1896 ईस्वी में ये कुछ समय के लिए भारत आते हैं, 6 महीने के लिए भारत लौटे और पत्नी तथा 2 पुत्रों को यहाँ से ले जाते हैं, वहीं पर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ले जाते हैं। इसी दौरान भारत जो ब्रिटिश सेना है, ब्रिटिश सेना की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सेना का सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इस वजह से इनको 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा बोकोरी के युद्ध में भारतीय का एजेंट या एम्बुलेंस की सेवा की तैयारी करते हैं, या अपन बात कर सकते हैं एजेंट के रूप में भी इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 1901 में सह-परिवार स्वदेश रवाना हुए और लेकिन देखिए अब यहाँ पर ये 1901 में सह-परिवार वापस भारत की ओर रवाना होते हैं और उसी समय दक्षिण अफ्रीका में जो बचे हुए जो भारतीय हैं उनको ये आश्वासन देकर आते हैं कि जब भी आवश्यकता महसूस होगी तो ये वापस लौट आएंगे, यानी देश का दोहरा किया। इन्होंने वहाँ पर बसे हुए जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो बसे हुए भारतीय लोग थे उनके हितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस वजह से भारत ये महात्मा गांधी जी वहाँ के एक नेता के रूप में उभर कर आए। तो उसी समय वहाँ पर जब ये वापस इंडिया की ओर लौट रहे थे तो उन लोगों को काफ़ी आशावादी थी। तो गांधी जी ने ये आश्वस्त किया उनको कि जब भी आपको आवश्यकता महसूस होगी तो मैं वापस लौट आऊँगा, और ये आश्वस्त करके वो वापस लौट आते हैं कहाँ, स्वदेश। उस समय 1901 में भी कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में भी हिस्सा लिया था और बम्बई की वकालत का दफ्तर भी खोला था। अब देखिए 1902 में ये भारतीय समुदाय में बुलाए जाने वाले दक्षिण अफ्रीका में पुनः वापस लौट गए। अब बाद में क्या हुआ कि वापस वहाँ जो भारतीय समुदाय था 1901 में आए, 1902 में ये वापस लौट गए कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में वापस, क्योंकि वहाँ का जो भारतीय समुदाय इनको बुलाया गया था और इस वजह से ये वापस लौट गए। ये कुछ रिपीटेशन हो गया वापस, ठीक है। आगे बात करते हैं 1903 के अंदर। 1903 के अंदर इन्होंने जोहान्सबर्ग कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के अंदर वकालत का एक दफ्तर खोला और इंडियन अधिनियम की स्थापना की। 1904 में इन्होंने इंडियन अधिनियम साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन का आरंभ किया। 1906 में जुल्लू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। क्या तैयार की? भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। इन्होंने किन्होंने तैयार की? महात्मा गांधी ने। बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की 1906 में और बहुत सारा सहयोग किया। और इन्होंने प्रथम जो सत्याग्रह आरंभ किया था, इन्होंने वहाँ पर प्रथम सत्याग्रह अभियान भी आरंभ किया गया। 1907 में ब्लैक एक्ट यानी भारतीय और अन्य एशियाई लोगों की ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया। कब? 1907 में ब्लैक एक्ट के नाम से भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों के ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया। 1909 में ये सिविल, इससे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा डेटा को, यहाँ से 1908 को अध्ययन कर लेते हैं। 1908 में इन्होंने क्या किया? 1908 के अंदर सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास मिला इनको। पहली बार 1908 में। कब मिला? 1908 में सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास यानी दंड मिला। आंदोलन जारी रहा। फिर भी द्वितीय सत्याग्रह में फिर से पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए और पुनः कारावास से इनको दंड प्राप्त हुआ। क्या हुआ? पुनः दंड प्राप्त हुआ। 1909 के अंदर इनको क्या हुआ कि सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर इन टॉलस्टॉय से पत्राचार शुरू किया। क्या किया? टॉलस्टॉय से बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने वहाँ पर एक पत्राचार शुरू किया, जिनके किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से गांधी जी बहुत प्रभावित थे और जून भारतीयों का पक्ष में रखने के लिए इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में वापसी के समय ये जहाज में हिंद स्वराज लिखा।
वापस आते समय इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापसी आते समय वापस कौन से जहाज़ में इन्होंने कौन सी किताब लिखी? हिंद स्वराज। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी किताब लिखी गई थी? हिंद स्वराज इन्होंने किताब लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। वापस कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय इन्होंने जहाज़ में हिंद स्वराज किताब लिखी थी। अब आगे बात करते हैं जोन्सबर्ग के निकट टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करी। कब करी? 1910 में। 1913 के अंदर रंग भेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों का न्यूक्लियस से नेटाल तक की पद यात्रा की। अंत में सरकार को ये झुकना पड़ा, यानी इतना हमारा सत्याग्रह किया जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। 1914 के अंदर जून में गांधी ने समदर्श समुदाय से समझौता द्वारा ये समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी जी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी जी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की भी स्थापना की, जिसके लिए वापस उन्हें कैसर हिंद की स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को कौन सा पदक दिया गया था? तो कैसर हिंद पदक से सम्मानित किया गया। कैसर हिंद पद से इनको सम्मानित किया गया। 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद जनवरी में ये स्वदेश लौटे। कब लौटे? ध्यान रखना, जनवरी का माह है और इसी वजह से जनवरी माह में हमारे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 21 वर्ष के बाद महात्मा गांधी स्वदेश लौटे और मई में ये कोचरे में सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया। सत्याग्रह आश्रम यानी कोचरे में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो बाद में 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। बाद में ये साबरमती नदी के किनारे स्थापित हुआ, जिसे हम साबरमती नदी के किनारे आश्रम स्थापित हुआ ये। तो 1916 में फरवरी में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन भाषण में भाग लिया। 1916 में फरवरी के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन के अंदर भाषण में भाग लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि गांधी जी ने स्वदेश की प्रारंभिक जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई वो कैसे हुई। देखिए, सत्याग्रह, पहली बात तो सत्य की प्रेरणा कहाँ से ली? ये सत्याग्रह की जो प्रेरणा ली वो डेविड थोरो की जो लेख हैं। डेविड थोरो का कौन सा लेख है? ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी जी डेविड थोरो से प्रभावित हो रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये किससे प्रभावित थे? डेविड थोरो और इनके कौन सा? सिविल डिसओबीडियंस से। इसके अलावा लियो टोल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट और एमर्सन के विचारों से ये बहुत इन विचारों को लिया गया था। सत्याग्रह के जो विचार हैं, ये प्रमुख जो विचारक हैं, इनसे ये प्रभावित है। सीधे सीधे सवाल, लियो टोल्स्टॉय और इसके अलावा डेविड थोरो और इसके अलावा जॉन रस्किन और एमर्सन, ये प्रमुख विचारक हैं जिनसे ये महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। डेविड थोरो, टोल्स्टॉय और जॉन रस्किन, एमर्सन। और इनकी कौन कौन सी किताबें, ये भी अपने को लेख याद रखने हैं कि सिविल एंड डिसओबीडियंस ये किसकी है? डेविड थोरो की। लियो टोल्स्टॉय की किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट, एमर्सन के विचारों से ये प्रभावित हुए। गांधी जी ने सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित था। किस पर आधारित था? सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को पकड़ना। यानी गांधी जी इस बात से भी चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी, हड़ताल ये प्रमुख इसके क्या थे? साधन थे। गांधी जी के एक राजनीतिक गुरु थे और उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो रानडे थे। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले की जी की सलाह पर ही 1915 से 1916 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत में भ्रमण किया। इन्हीं के कहने के आधार पर भारत में क्या किया? भ्रमण किया, भारत की स्थिति को देखा। उसके बाद उन्होंने 1917 के अंदर 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। वो कौन कौन से 3 प्रमुख आंदोलन हैं? देखिए, 1917 में भारत का प्रथम सत्याग्रह। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह, तो यहाँ पर पहली बार जो सत्याग्रह है यहाँ पर किया। और यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी द्वारा पहली बार जो सत्याग्रह कब कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1917 के अंदर चंपारण के अंदर बिहार का में नेतृत्व किया था। यहाँ 3 कटिया पद्धति थी, जिसकी वजह से उसको हटाने के लिए विरोध में महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया। 1918 यहाँ पर 1918 में खेड़ा के अंदर 1918 के अंदर खेड़ा में कर नहीं तो ठीक है 9 तो आंदोलन चलाया गया, और अहमदाबाद में मील मजदूरों की लड़ाई भी लड़ी गई। ये दोनों आंदोलन 1918 के अंदर लड़े गए थे। दोनों आंदोलन कौन से? खेड़ा आंदोलन और मील मजदूरों के लिए जो अहमदाबाद आंदोलन है मजदूरों के लिए, ये दोनों आंदोलन वहाँ लड़े गए थे। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। उस समय किसानों को एक अनुबंध यानी 3 कट्ठिया 3/20 जिसे 3 कट्ठा या 3 कट्ठा के भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। यानी आपको पता है 3 कटिया पत्ती में यानी जो आपकी भूमि है उस भूमि का 3 भाग पर यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है? खेती करनी है। और एक भाग पर जो आपका एक भाग है यहाँ पर आपका 3 भाग हैं, और इन 3 भाग पर तो क्या करनी है? खेती करनी है। कौन सी करनी है? नील की खेती करनी है। बाकी पर आप अपनी इच्छा अनुसार फसल बो सकते। ये बाध्य किया गया था। इसी वजह से वहाँ पर किसान अंग्रेज़ों से परेशान थे और वो छुटकारा चाहते थे। तो किसान इससे छुटकारा चाहते थे, तो इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया? वहाँ पर चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण बिहार से शुरू किया, और सरकार झुकी और जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और इस पद्धति को समाप्त करके वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। यानी जितना भी जो वसूल किया गया उसका 25% वापस किया गया। ये नहीं, इसमें सरकार को आखिरकार गांधी जी के सत्याग्रह के आगे झुकना पड़ा। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसी कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, खेड़ा आंदोलन 1918 के अंदर कहाँ हुआ? गुजरात के अंदर खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा? भीषण अकाल। इसके बावजूद भी सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की और अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन का 1/4 से कम होता है तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो सरकार आखिरकार गांधी जी को क्या करनी पड़ी? आंदोलन करना पड़ा। तो सरकार गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। ठीक है, कर लिया जाए। अब आगे बात करते हैं अहमदाबाद मील हड़ताल। ये भी हमारे 1918 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1918 के अंदर। 1918 में ये आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध था। और यहाँ पर मजदूरों को बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा। यहाँ पर मजदूरों को बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा और स्वयं भूख हड़ताल की। पहली बार यहाँ पर गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अहमदाबाद आंदोलन के दौरान गांधी जी पहली बार
भूख हड़ताल की थी। जबकि पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? 1917 के अंदर, चंपारण, बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पर उनकी पहली भूख हड़ताल थी और इनके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए और इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। एक कमेटी गठित की गई जिसे मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का क्या किया? फैसला लिया गया। क्या लिया गया? फैसला लिया। खिलाफत आंदोलन। अब आगे देखिए, अगला आंदोलन हमारा खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 सॉरी। खिलाफत आंदोलन उद्देश्य था तुर्की में जो खलीफा का जो पद था उन्हें पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बना। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो खलीफा का पद था वो एक आदर्श माना जाता था और उसको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया था। उसके विरोध में पूरे विश्व भर में मुस्लिम समुदाय का, जिसमें हम भारत की भी बात करते हैं, तो भारत में जो तुर्की के अंदर जो खलीफा का जो पद था उसको अंग्रेज़ों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत आंदोलन चलाया गया यानी तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए, खलीफा का पद पुनः स्थापना करने के लिए या अंग्रेज़ों द्वारा पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? 1919 से 1922, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन, जिसको असहयोग आंदोलन के अंदर भी शामिल कर लिया गया था। कारण था, देखिए कारण क्या था इसमें? ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों भाई जो थे वो नाराज हो गए। तो सबकी सेबे की संधि से यानी 1920 की तुर्की के साथ कठोर शर्तों से आग में घी का काम करना शुरू किया और अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से वहाँ अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावनाओं को भी क्या हुई? ठेस पहुँची। भारतीय मुसलमानों को भी ठेस पहुँची और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश राज्य में तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चित किया गया, जिसके कारण भारत के खिलाफ आंदोलन हुआ और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को यह आंदोलन, और इसी से यहाँ से ही यह आंदोलन की शुरुआत हुई। 10 अगस्त 1920 को संपन्न सविर्स की संधि के साथ ही तुर्की का विभाजन हो गया और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन कर अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कौन से? दो भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली ये दो हैं और इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा भी किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के लिए एक होने का यह एक स्वर्णिम अवसर था। यानी यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम भाई थे, इनके बीच में जो दीवार खड़ी की गई थी, जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, उसमें वापस यहाँ पर एक होने का अवसर था। ठीक है, तो ये स्वर्णिम अवसर था जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई, तो 1922 में ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। ये स्वतः आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखिए असहयोग आंदोलन आप बहुत ही परिचित हैं, जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। फिर भी देखिए 1920 से 1922 तक, कहाँ से? 1920 से 1922 क्यों चलाया गया? देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार में बड़ा आघात लगा और मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का क्या किया? निश्चय किया। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की जो मशीनरी है उसको बिल्कुल
ठप कर देना, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शुरुआत 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से, बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1920 में कौन से कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसे निर्णय को क्या कर दी, स्वीकृति दे दी गई। और जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब ये आंदोलन किसके हाथ में सौंप दिया गया, गांधी जी को सौंप दिया गया। कब सौंप दिया गया, ध्यान रखना, जनवरी 1921 के अंदर गांधी जी को सौंप दिया कि आप ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया। अब आगे देखिए, असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए जो प्रयास थे, क्या प्रयास किए गए थे, कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए जो इसको सफल बनाया जाए। तो सरकारी जितनी भी उपाधियां थी, जो वैतनिक थी, अवैतनिक थे, उनको पदों का त्याग किया गया। सरकारी उत्सवों और दरबारों में सम्मिलित न होना, ठीक है। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग करना, सभी सरकारी या सरकारी स्कूल। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, ये तमाम इस हमारे 1920 का जो असहयोग आंदोलन है उसके कार्यक्रम की प्रमुख ये शर्तें थी और जिसको कार्यक्रम को अंजाम दिया गया था। गांधी जी ने अपने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग, उस समय लॉर्ड रीडिंग थे, को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला हो तो शीघ्र ही कर न देने का आंदोलन भी चलाया जाएगा। और उस बाद में देखिए यहाँ पर आंदोलन समाप्ति और उसका कारण, क्या कारण था कि हमारा आंदोलन ये समाप्त करना पड़ा। देखिए, हमारा असहयोग आंदोलन बहुत ही तेज गति से राष्ट्रीय भावना विकसित हो चुकी थी, लोगों में राष्ट्रीयता का बहुत अच्छा जोश चल रहा था। उसी समय एक घटना घटित हुई थी, वो कौन सी, तो गांधी जी ने उस समय 5 फरवरी ये 5 फरवरी है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड। देखिए, आंदोलन की पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही बात रख दी थी कि ये जो आंदोलन होना चाहिए वो पूरी तरह से कैसा होना चाहिए, हिंसात्मक होना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि चोरा चोरी उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के पास एक कस्बा है, यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 जो पुलिसकर्मी हैं वो जिंदा जल गए। और इस घटना से चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इतिहास में किसके नाम से, चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है, चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है ये इतिहास में। और इसी घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। अब देखिए 1919 का रोलेट एक्ट क्या था। 1919 का जो रोलेट एक्ट था उसके बारे में बात करते हैं। 1919 का जो रोलेट एक्ट आया, जो कानून आया था, रोलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों को आम अधिकार होने दिया गया, लेकिन विरोध में उन्हें ये पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छिड़ा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान भी सफल हुआ। और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यानी यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन में संपादक का पद भी ग्रहण किया। किन्होंने, महात्मा गांधी ने। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष से निर्वाचित कैसर हिंद पदक वापस लौटा दिया गया। कौन सा, कैसर हिंद पदक वापस लौटा दिया गया, क्योंकि जिसे बात करते हैं कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी द्वारा कैसर हिंद की जो उपाधि दी गई वो वापस लौटी दी गई। द्वितीय राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया गया था। ये द्वितीय, इस 1920 का जो असहयोग आंदोलन था वो द्वितीय महत्वपूर्ण एक सत्याग्रह आंदोलन था। 1921 के अंदर बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास रखा गया और व्यापक अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 1922 में चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया था। ये आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक जो उत्तर प्रदेश की जगह है वहाँ पर घटना घटित होने की वजह से इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। किसने, महात्मा गांधी ने। जज ब्रैडफील्ड द्वारा इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। किसको, महात्मा गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक और आत्मकथा के कुछ अंश के कारावास के दौरान ही इन्होंने लिखे थे। कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ,
एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इनकी आत्मकथा है, इन्होंने अपनी कुछ पन्ने तो इन्होंने कहाँ लिखे थे, ये दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के समय लिखे थे और कुछ बाकी ये कारावास में लिखे थे 1923 में। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए इन्हें 21 दिन का उपवास रखा और बेलगाम के कांग्रेसी अधिवेशन के अध्यक्ष भी ये चुने गए। यानी उसी दौरान इनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से ये इनको जल्दी ही 6 वर्ष से पहले इनको फ्री कर दिया गया। उसके बाद फ्री होते ही ये सीधे वहाँ पर कर्नाटक पहुँचे और कर्नाटक के अंदर बेलगाम के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। यानी यहाँ पर जितने भी जो अधिवेशन हुए थे उनमें एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने इनकी उसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना 1924 बेलगाम। 1925 के अंदर 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। इन्होंने 1925 में 1 वर्ष के लिए राजनीतिक निर्णय का मौन लिया और 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। क्या किया? पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन, कौन सा? लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपको पता होगा कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमने पूर्ण स्वराज विधेयक पारित हुआ था और उस समय रावी नदी के तट पर, लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज का विधेयक रखा गया था और उसी समय से यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ और 1930 के ऐतिहासिक, अब आगे देखिए, 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह हुआ। साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1931 में गांधी जी ने यूरेन समझौता या द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड की यात्रा गई और वापसी महान दार्शनिक रोमा से भेंट की। इन्होंने भारत विदेश में यानी ब्रिटेन के अंदर जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की क्या की थी, सम्मेलन में भाग लिया था। और किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, उसको समाप्त करके भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में समझौता करने के, लेकिन वो समझौता सफल नहीं हुआ। इनकी यात्रा करने का उद्देश्य सफल नहीं हुआ और उसी समय इन्होंने दार्शनिक रोमा से भी वहाँ पर भेंट की थी। अब आगे देखिए साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन 1917 में, 1927 के अंदर 1919 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। कौन सा आयोग? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसको वहाँ पर ब्रिटिश संसद द्वारा एक कमीशन बनाकर यहाँ पर भारत में भेजी गई, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। ध्यान रखना, साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था सर जॉन साइमन। विरोध का कारण था इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट जो आएगी वो पक्षपात आएगी, अंग्रेजों के हितों में आएगी और यहाँ पर भारतीय हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसी कारण से इसका पुरजोर विरोध किया गया। बहिष्कार का निर्णय यानी कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में MM अंसारी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की बम्बई भारत पहुंचा और उसी समय उसका विरोध किया गया। अब आगे देखिए साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य जो महत्वपूर्ण हैं, जो अपन बात करेंगे। साइमन कमीशन जब लाहौर में लाठीचार्ज हुई तो वहाँ पर लाला लाजपत राय घायल हुए और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लाठियों से जो किया गया जो वार है वो अंग्रेज शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है। और 1928 से 1929 के बीच कमीशन ने 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। क्या होना था? विचार होना था। और साइमन कमीशन की प्रमुख जो सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी? देखिए, प्रांतों के अंदर दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। इस जो हमारा साइमन कमीशन आया था, जिसने 1919 की रिपोर्ट शासन व्यवस्था का अध्ययन किया, उसके बाद उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और वो उस रिपोर्ट में चर्चा कहाँ होनी थी? वो 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में अंदर होना था। लेकिन उस सम्मेलन में कौन कौन सी बातों पर होनी थी? वो बातें प्रमुख रूप से प्रांतों के दौरान शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया और केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए
और भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। कौन सी संघीय शासन की स्थापना की जाए? और उसके बाद उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन सौंपा जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां दी जाए। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां जाए। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संस्था के में वृद्धि कर दी जाए। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक 72 भारतीय परिषद की स्थापना की जाए। बर्मा को ब्रिटिश भारत का से अलग कर दिया जाए। किसको? बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ये प्रमुख इस रिपोर्ट में है। अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारतीय संवैधानिक प्रगति की जांच समाप्त कर दी जाए और ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वतः ही विकसित होता रहे। ये बात की। अब देखिए, इस प्रकार से भारतीयों के सामने भी एक चुनौती पेश की गई कि भारत के लोग भारत का संविधान तैयार नहीं कर सकते हैं, और उस चुनौती को स्वीकार किया था हमारे मोतीलाल नेहरू, तमाम भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने, और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, नेहरू रिपोर्ट, जिसको नाम 1928 में प्रस्तुत हुई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और लॉर्ड बेकन हेड ने, भारतीय सचिव ने, राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी। किसको दी? कि आप ऐसा संविधान बनाकर दिखाइए कि हमें वास्तव में मान सकते हैं कि वास्तव में भारतीयों में अंदर काबिलियत है, जिसे स्वीकार किया। उनको संविधान बनाने की चुनौती दी, जिसे सभी ने स्वीकार किया, और 1927 में मद्रास के अधिवेशन में ये तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों के संविधान का मसौदा बनाया जाए। और 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई के सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, और इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को, नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई, और लखनऊ में आयोजित सभा में इसको स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति की प्रमुख जो रिपोर्ट थी, उसकी प्रमुख सिफारिशें ये थी, जो बाद में हमारे भारतीय संविधान में भी शामिल की गई। देखिए, तो ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नेहरू रिपोर्ट में नहीं था या नेहरू रिपोर्ट में था। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो देखिए, देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता दी गई। विवेक, व्यवसाय और धर्म की स्वतंत्र व्यवस्था हो। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। संघ लोकसेवा आयोग की स्थापना की जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। भारत में धर्म और निरपेक्ष राज्य होगा, पर किंतु अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। केंद्र और प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन हो। युवा सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की जाए। ये तमाम बिंदु पर हमारी जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इस नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं होने की वजह से महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया, और गांधी जी द्वारा उद्घोषणा हुई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समक्ष समर्पण ईश्वर का और मानव के विरुद्ध अपराध है। तो गांधी जी के शब्द इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। इसी घोषणा के बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा से 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। और यानी 6 अप्रैल को यहाँ से 6 अप्रैल 1930 से हमारा कौन सा आंदोलन शुरुआत हो गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। जब यहाँ से 12 मार्च यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी, इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च की और मुसोलिनी के रोम मार्च की तुलना करी, कि जिस प्रकार से हमारे नेपोलियन ने पेरिस की यात्रा की थी, मुसोलिनी ने रोम की यात्रा की थी, उसी प्रकार महात्मा गांधी ने यहाँ से साबरमती से दांडी पूंछकर इस यात्रा को तुलना की थी। दर्शन में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने, इमाम साहब और मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया था। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा मेहता ने किया, और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रानी की उपाधि दी गई। इसे नागालैंड के जॉन ऑफ
आर्क भी कहा जाता है, इसे जॉन और आर्क भी कहा जाता है। यानी उत्तर पूर्व में जो 13 वर्षीय थी कौन, नागा महिता, उसने जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे रानी की उपाधि से सुशोभित किया गया। अब आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, शुरुआत 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण था यंग इंडिया समाचार पत्र में एक लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र, जिसमें पूर्व स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी, प्रस्तुत किया गया। किसके सामने, लॉर्ड इरविन के सामने। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई 41 दिनों के बाद 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया और सरकार ने मांगें नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के दौरान इसको शुरुआत की गई। अंतिम पत्र में भारतीयों की 11 सूत्रीय मांगों की प्रस्तुति देखिए। 11 मांगों की भूमि कर में 50% कमी की जाए, भूमि कर में 50% कमी की जाए। नमक कर या सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। तटीय संचार और भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। रुपया और स्टर्लिंग के विनिमय का अनुपात को कम करना है और देसी कपड़ा उद्योग को संरक्षण देना है और सैनिक खर्च में 50% की कमी करनी है। सिविल प्रशासन में 50% खर्च करना है। मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक लगानी है। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई किया जाए। CID में परिवर्तन की जाए। ये तमाम हमारी जो मांगे थी ये अंग्रेज़ों के सामने रखी गई थी। आर्म्स एक्ट में परिवर्तन कर नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। तो प्रथम 2 मांगों किसानों की मांगे थी, संख्या 3 या 5 से तक बुर्जुआ प्रकृति की मांगे थी, जबकि अंतिम 6 मांगे भारत की आम जनता के द्वारा ये मांगें मांगी गई थी। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कुछ ब्रिटिश प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना था। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ब्रिटिश यानी कुछ विशिष्ट प्रकार के जो गैर कानूनी जो कार्य थे उनको सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुकाना ही इसका महत्वपूर्ण था। अब इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा देखिए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अन्य के नेताओं को क्या कर दिया, जेल के अंदर डाल दिया गया था। आगे बाद में गांधी जी के और वहाँ पर हमारे तत्कालीन और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता के नाम से इतिहास में फेमस है। ठीक है। ब्रिटिश राजनीति कांग्रेस और गांधी जी का साथ चाहते थे और लगातार प्रयासों के बाद सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानता है। ध्यान रखना ये समझौता कब हुआ, मार्च 1931। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हमारा हुआ था मार्च 1931 के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इस गांधी इरविन समझौते के उद्देश्य क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौते के क्या उद्देश्य थे। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंद करने की तथा पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों की वापसी, अभियानों की समाप्ति और हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों को रिहाई आदि बातें मान ली गई थी। ये सभी बातें मान ली गई। अब देखिए आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 गांधी जी द्वारा लंदन के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया और लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा तथा सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों को फिर से लागू करने के कारण जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत की गई। यानी 1932 के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे 1931 के अंदर
जब गांधी जी के बीच में इवरिन समझौता हुआ था, उसी दौरान गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए और वहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अपनी भारतीयों की मांगें रखी गई, लेकिन जो मांगें रखी गई थी वो मांगें सफल नहीं हुई। इस वजह से ये गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। और इन तीनों गोलमेज जो हमारे 1930 जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 के अंदर और 1931 के अंदर, 1931 के अंदर और 1932 के अंदर जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों में जो भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय जो नागरिक हैं वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। तो ये आंदोलन, ये गोलमेज सम्मेलन स्थगित होने की वजह से या असफल होने की वजह से 1932 में महात्मा गांधी द्वारा असहनीय विज्ञान आंदोलन का पुनः शुरुआत की गई और 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यता के लिए अलग से चुनावी क्षेत्र के विरोध में इन्होंने क्या किया? उपवास किया। और यरवदा पैक्ट के अंदर ब्रिटिश अनुमोदन और गुरुदेव की उपस्थिति से ये उपवास तोड़ा गया। बाद में ये उपवास तोड़ दिया गया। 1933 में साप्ताहिक पत्र, कौन सा साप्ताहिक पत्र शुरुआत किया? हरिजन, हरिजन नाम का आरंभ किया गया। और साबरमती के तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का भी नाम बदलकर अब हरिजन आश्रम रख दिया गया। जो साबरमती नदी के किनारे जो बना हुआ जो सत्याग्रह आश्रम था उसका भी नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया गया। उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन पर छेड़ा गया। देश व्यवस्था बाद में 1934 में भारतीय ग्रामोद्योग 1934 के अंदर ग्रामो उद्योग संघ की स्थापना की गई। 1936 में वर्धा के निकट गांव का चयन कर जो बाद में सर्वग्राम आश्रम बना। 1937 में इन्होंने अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण अफ्रीका की भारत की यात्रा की। दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ NWF का दौरा किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आदमी था वो विनोबा भावे था। कौन था? विनोबा भावे। उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही था। 1942 में हरिजन पत्रिका द्वारा 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया और उसी समय क्रिप्स मिशन की आगमन होता, उसकी भी असफलता देखने को मिलती है। उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 विवरण भारत को जल्दी ही आज़ाद दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इसका गांधी जी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, करो या मरो का, डू एंड डाई का बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया। डू एंड डाई का बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही न करवा पाया लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा परिणाम रहा। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा जा सकता है। 1944 में 22 फरवरी को आगा खान के महल में कस्तूरबा को 62 वर्ष की विवाहित जीवन के बाद पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? 74 वर्ष की निधन में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट से पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा की, जहां पर सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की यात्रा की। जब हमारे 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हो रहा था, उस समय बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे। उसको शांत करने के लिए महात्मा गांधी उस समय बिहार में थे। तो नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना से भेंट और देश के विभाजन का क्या किया गया? विरोध किया गया। देश का स्वाधीनता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 1947 को। कलकत्ता के दंगे शांत करने के लिए उपवास और प्रवास प्रार्थना की थी। गांधी जी सबसे ज़्यादा 2 लोगों से ज़्यादा परेशान थे और वो 2 लोग थे। कौन से थे? हमेशा 2 लोगों से परेशान थे, अली जिन्ना और अपने बेटे हरीलाल से थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तेज बहादुर सप्रू, कुछ फैक्ट है जुड़े हुए गांधी जी से संबंधित। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जफर की सहायता से गांधी इवरन समझौता हो पाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी सहित अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार करने की योजना की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर के नाम से दिया गया। ऑपरेशन जीरो ओवर का नाम दिया गया था।
गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो गुजराती भाषा में लिखी हुई, कौन सी भाषा में? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई है। साथियों, यहाँ पर अपन बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन क्या है? इसको राउंड ऑफ टेबल समिति के नाम से भी जानते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिन चला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था, तीनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी ने भाग लिया तो ऐसे ही धोती में चले गए और वहाँ पर पहुँचते ही चर्चिल ने गांधी जी की मजाक उड़ाते कहा कि अर्धनंगा फकीर कहा। कुछ समय बाद गांधी जी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले स्थान को विरोध किया गया। तब फ्रैंक ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। फ्रैंक ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1931 में भाग लिया और 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई थी। 1948 यानी जब जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिड़ला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में कर रहे थे, उसी समय 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट और 30 जनवरी को नाथूराम गोड्स के द्वारा शाम की प्रार्थना के जाते समय बिड़ला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई और गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाला मुस्लिम अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली राजघाट नामक स्थान पर स्थित है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना हुआ है। तो ये था साथियों महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। यदि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों को। ये वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों को शेयर कीजिए और एक बार इसको रिपीटिशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।